नमस्कार महारथियों, मैं आदर्श आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियन आईक्यू इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग यहां पर इम्पॉर्टेंट बात करने आए हैं। आपको पता है कि अब आपके आईबीपीएस एएफओ मेंस एग्ज़ाम के लिए कुछ घंटे शेष रह गए हैं। ठीक है, कुछ घंटे शेष रह गए हैं। तो अब इस समय क्या क्या किया जा सकता है? इस समय रिलैक्स रहा जा सकता है आराम से हम लोग रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता ना करें किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेकिन कुछ रियलिटीज़ हैं, कुछ रियलिटीज़ हैं जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम देने जब आप जा रहे हो ना, तो एग्ज़ाम देने से पहले उस एग्ज़ाम के बारे में हर तरह का तहकीकात होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम एग्ज़ाम में टॉप कैसे करते हैं, हम एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कैसे करते हैं, तभी करते हैं जब उस एग्ज़ाम की एक एक रियलिटी चेक हमने कर ली हो। हमें कभी भी हवा में नहीं रहना चाहिए, किसी भी एग्ज़ाम को लेकर कभी भी हवा में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आईबीपीएस एएफओ एग्ज़ाम का आईबीपीएस ने प्रीलिम्स का स्कोर रिलीज़ किया है, और स्कोर रिलीज़ होने के बाद आप समझ गए होंगे कि हमने जो कट ऑफ वाला सर्वे, देखिए कट ऑफ वाला जो हमारा वीडियो होता है ना, बहुत पॉपुलर होता है। इंडियन आईक्यू ने कट ऑफ का कोई वीडियो बनाया, उसको कम से कम भी देखेंगे तो उसको 15-20 हज़ार बच्चे आराम से देख लेते हैं। ठीक है, वो वीडियो फिर भी हमने इस बार नहीं बनाया। आपका सर्वे कराया लेकिन वीडियो हमने नहीं बनाया। क्यों? बच्चों के तो मैसेज आए, प्रेशर तो बहुत आया, सर वीडियो रिलीज़ कीजिए, वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, वीडियो क्यों नहीं, हर जगह हर वीडियो पे कमेंट आ रहा था, सर कट ऑफ वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, कट ऑफ वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि जब सर्वे किया, सर्वे का जब रिपोर्ट हम लोग बैठ कर देख रहे थे और हमने देखा कि इतना हाई कट ऑफ, इतना हाई कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आ रहा था, हमारा खुद दिमाग खराब हो गया ये देख के। इतना हाई क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है? हमने इस चीज़ को कंसीडर किया हुआ था कि 500 वैकेंसी, 550 वैकेंसी है। ठीक है, यही रियलिटी है, इसी वजह से कट ऑफ बहुत हाई गया है। लेकिन उस वीडियो को हम बनाते तो मैक्सिमम बच्चे उस टाइम पे डिमोटिवेट होकर पढ़ाई छोड़ देते। इसलिए हमने डिसाइड किया कि नहीं, कट ऑफ वीडियो बनाना ही नहीं है इस बार। बच्चे क्या करेंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे। कोई बच्चा क्लियर भी कर लेगा, वो भी डिमोटिवेट हो जाएगा कि इतना हाई कट ऑफ जा रहा, हो सकता है मेरे से नहीं हो पाएगा। और बच्चे अक्सर ऐसा होता है कि वो पढ़ाई छोड़ देते, इसलिए हमने इस वीडियो को रिलीज़ ही नहीं किया, बना के फिर छोड़ दिया, उसको रिलीज़ नहीं किया। हाई कट ऑफ क्यों गया, ये सोचने वाली बात है। क्यों गया? दो सबसे बड़ी वजह है, ध्यान से सुनिएगा हर चीज़ को। दो सबसे बड़ी वजह है। पहला वजह क्या है? वैकेंसी इस बार नहीं बढ़ेगी। कान खोल के सुन लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए इस चीज़ को। ठीक है, एक्सेप्ट कर लीजिए इस चीज़ को। कुछ रियलिटीज़ होते हैं जो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, हिम्मत से डट के जो सच्चाई है उसका सामना करते हुए हमें एग्ज़ाम में बैठना चाहिए। 550 सीट ही आप सोच के चलो। ठीक है, अगर 50-100 बढ़ जाता है अच्छी बात है, नहीं बढ़ता है कोई बात नहीं। हमने तो शुरू से 550 सीट ही देखा है ना। आपने अब तक ऐसा तो एज्यूम नहीं किया था ना कि 1000 सीट होगा या 1500 सीट होगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं किया था। आपके पास 550 सीट थे, आपने वही एजम्पशन लेकर चला। ऐसा तो नहीं है कि बढ़ा और उसके बाद कम हो गया, ऐसा नहीं हुआ है, जो था उतना ही है। ठीक है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि इतनी ही वैकेंसी है, अब बढ़ेगी नहीं। इतना कान खोल कर सुन लीजिए कि अब वैकेंसी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, अगर गलती से थोड़ी बहुत बढ़ गई तो वो बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, वरना आप समझिए कि वैकेंसी नहीं बढ़ेगी। तो अब हम क्या टारगेट लेकर चले सर? ठीक है, हम क्या टारगेट लेकर चले, किस तरीके से परीक्षा अटेम्प्ट करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए? सबसे पहले आपने खूब सारा पढ़ाई किया है, खूब सारा प्रैक्टिस किया है, ढेरों क्विजेज लगाए हैं, ढेरों टेस्ट दिए हैं आपने, खूब प्रैक्टिस पेपर सॉल्व किए हैं, रिवीजन नोट्स पढ़े हैं आपने, है ना। आपका रिवीजन भी इस बार बहुत तगड़ा हुआ है, आपके पास रिवीजन नोट्स उपलब्ध था। आपने अगर खुद का नोट्स बनाया है उसको पढ़ा होगा आपने। ठीक है, आपने अच्छे बुक्स रेफर किए हैं, आपने अच्छे जगह से प्रैक्टिस की है। अगर आपने नहीं की है तो ये डिस्कशन आपके लिए नहीं है, फिर आप वीडियो छोड़िए और जाइए। अगर आपने ये सब नहीं किया है तो एक दिन में ये कोई कह ले कि मैंने कुछ लास्ट मिनट टिप्स दे दिया और कुछ मैजिक हो गया, वो नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। ठीक है, एक दिन में कुछ चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर आप सिलसिलेवार ढंग से पढ़ाई करते हुए यहाँ पे चले आए हो, आपने मेहनत की है, तो वो रंग जरूर लाएगा। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, दुनिया की तमाम ताकत, तमाम शक्तियाँ आपके साथ होगी। आपने मेहनत किया है। ठीक है, आपको अभी प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हुए उन 7-8 हज़ार बच्चों से कोई तकलीफ नहीं है। आपको क्या करना है, आपको
550 में अपनी एक जगह बना लेनी है आपको। बस शुरू के जो 550 बच्चे हैं उनको साइड करके अपने आप को आगे लेकर आ जाना है, उसमें एक जगह बनाना है बस। ठीक है, तो आपका कंपटीशन 500-550 बच्चों से है, आपका कंपटीशन 7-8 हज़ार बच्चों से इस टाइम पे अब नहीं है। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, नहीं, बच्चे गए। ठीक है, भीड़ जो थी वो प्रीलिम्स में चली गई, बाहर हो गई। अब जो मेंस में है वो सारे के सारे वो बच्चे हैं जिनके पास अवेयरनेस था, जिन्होंने टीचर्स की बात सुनी कि बच्चों प्रीलिम्स इज द गेटवे, प्रीलिम्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो, प्रीलिम्स में इतना करके चलो कि आप क्वालिफाई कर जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ है कि इतना कट ऑफ पहले इतिहास में नहीं गया है प्रीलिम्स का, एएफयू का गया है, बिल्कुल गया है। ठीक है, बिल्कुल इतना कट ऑफ गया है। अगर पिछले साल 17 के आसपास था, उससे पिछले साल 20 मार्क्स था कट ऑफ। ठीक है, तो वो क्यों था? क्योंकि सीट्स ज़्यादा थी, पेपर का लेवल हाई था। इस बार आपने देखा, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके साथ सर्वे का रिपोर्ट मैंने टेलीग्राम में शेयर किया था, सर्वे के वीडियोज आपके साथ यूट्यूब पे शेयर किया था। बच्चे खुद बता रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल का पेपर ईजियर था। ठीक है, हल्का तो कुछ नहीं होता है, आईबीपीएस कभी इजी आसान नहीं देता है, लेकिन आप एक कंपैरिजन कर सकते हो। तो पिछले साल के मुकाबले इस साल का प्रीलिम्स का पेपर इजी था। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर कि वैकेंसी ऑलमोस्ट हाफ है, वैकेंसी लगभग आधी है। तो जब वैकेंसी कम हो गया, पेपर थोड़ा सा इजी हो गया, तो कट ऑफ हाई जाएगा ही जाएगा। ये तो छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि हाँ कट ऑफ हाई जाएगा। तो हाई जाने का रीजन क्या है आपको पता चल गया है। ठीक है, अब आप लोग अगर मेंस के लिए जा रहे हो, मतलब यू आर वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी हजारों लाखों बच्चों को पीछे छोड़ दिया है ना। आपने हजारों की संख्या में एक भीड़ थी जिसको कि आपने पीछे छोड़ दिया, और अब आप मेंस के लिए आगे बढ़ रहे हो। तो अब आपका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ शुरू के 500-550 बच्चों से है, बस इतना ही। कंपटीशन अब आपके लिए बेहद आसान हो चुका है, ट्रस्ट मी। सबसे ज्यादा जो कंपटीशन था ना, सबसे ज्यादा जो मुश्किल फेज था वो प्रीलिम्स था। अब ये मुश्किल नहीं है, आपने खूब पढ़ा है, साल भर मेहनत की है, प्रैक्टिस किया है, वो चीजें जो है ना, वो चीजें आपके ब्रेन में कहीं ना कहीं स्टोर्ड है। अब आपको कुछ चीजें करने हैं, कुछ एनालिसिस करना है। ठीक है, अपने साथ कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करने हैं, जिससे कि अब आप एग्जाम में जाने के बाद वहां पर प्रोडक्टिविटी दे सको। सर इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप इस फैक्ट को एक्सेप्ट करिए कि अगर सीट कम है और प्रीलिम्स का कट ऑफ हाई हुआ है, तो सर मेंस का कट ऑफ भी हाई होगा, पेपर इजी रहेगा, मेंस का पेपर भी इजी रहेगा। आप लिखवा के ले लो, मैं लिख के दे रहा हूं, पेपर टफ नहीं आएगा। आईबीपीएस का जो इस साल का पैटर्न आप देख लो, कोई भी पेपर उठा के देख लो, पेपर टफ नहीं आया है। तो जब पेपर इजी होगा तो हमें अटेम्प्ट भी उसके अनुसार ही करना होगा ना। हम 35-36 अटेम्प्ट करें अगर इजी पेपर है, और हम 35-36 अटेम्प्ट ही करके आ रहे हैं, कैसे सिलेक्शन होगा? ठीक है, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले जब हम एग्जाम हॉल में एंटर हो रहे हैं तो हम पेपर का लेवल चेक करेंगे। और वो लेवल कौन चेक कर सकता है? वो लेवल वही बच्चा चेक कर सकता है जिसने ऑनेस्टली मेहनत की हो, जिसने ऑनेस्टली पढ़ाई किया हो, टेस्ट लगाया हो। उसे पता चल जाएगा कि सर पेपर का लेवल क्या है। ठीक है, अगर उसे लगेगा कि पेपर का लेवल जो है हर साल की तरह ही है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, तो उस केस में आपका जो है स्कोर 38 से 40 के अराउंड कम से कम बनना चाहिए। आप फाइनल सिलेक्शन के लिए जा रहे हो, बाकी चीज़ें आप इंटरव्यू में करोगे, इंटरव्यू में आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम फेच करोगे, लेकिन मेंस में एटलीस्ट आपको एज अ जनरल कैंडिडेट, एज ए ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, एज ए ओबीसी कैंडिडेट, आपको 38 to 40 टारगेट करना पड़ेगा। ये मैं तब बता रहा हूं जब पेपर का लेवल वैसे ही है जैसे कि हर साल आता है। ठीक है, अगर अचानक से आपको दिखा कि पेपर का लेवल बहुत टफ हो गया है, मैं एक हाइपोथेटिकल बातें कर रहा हूं, अगर अचानक से आप बैठे हो सेंटर में, मुझे तो हर कंडीशन आपको समझाना होगा ना, वहां जाके मैं आप पेपर दे रहे होगे उस टाइम थोड़ी ना आ जाऊंगा गाइड करने के लिए कि बच्चों अब आप अपना अटेम्प्ट बढ़ा दो या अटेम्प्ट कम रखो, ऐसा तो नहीं होगा। तो वहां जब आप देखोगे कि पेपर कुछ ज़्यादा ही टफ हो गया है, ठीक है,
कुछ ज़्यादा ही टफ लग रहा है मुझे। मैंने तो बहुत सारे पढ़ाई किए हैं, ठीक है, मैंने खूब अच्छा सा प्रैक्टिस किया, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि नहीं डिफिकल्ट है। तो डिफिकल्ट है तो सबके लिए है, मेरे लिए नहीं है ना, सबके लिए डिफिकल्ट है। तो ऐसे केस में पैनिक अटेम्प्ट नहीं कर लेना कि मुझे ना आता हो, फिर भी मैं लगाए जा रहा हूं आंसर, मुझे आए ना आए मैंने तुक्का लगा दिया, ये काम नहीं करना है। अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, ठीक है, अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है। ये मत सोचिए कि मैं टेस्ट देता था वहां लोग 60 मार्क्स, 55 मार्क्स, 58 मार्क्स, 57 मार्क्स लाते थे, 53 मार्क्स लाते थे, तो एक्चुअल पेपर में भी ला रहे होंगे, ये मत सोचना, ये मत सोचना, ठीक है। पेपर का लेवल देख के जज करना कि अगर लेवल डिफिकल्ट है तभी मेरे से वो क्वेश्चन नहीं बन पा रहे इतने, अगर इजी है तभी मैं इतने सारे फराटेदार एकदम क्वेश्चन बना के चला जा रहा हूं। एक सांस में मैंने 40 क्वेश्चन कर दिया, मतलब कि पेपर का लेवल इजी है, वो सबके लिए। फिर मैं 40 पे रुक नहीं जाऊंगा, फिर मैं उसके बाद देखूंगा कि क्या मैं और क्वेश्चन कर सकता हूं या कर सकती हूं। ये आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए, ठीक है। पेपर को एनालाइज करिए, शुरू के 2 मिनट 3 मिनट में पेपर को एक बार देखिए, ये काम जरूर करिएगा। एक एक चीज बहुत अच्छे से प्यार से समझा रहा हूं आपको, ठीक है, और समझा भी रहा हूं किस बदौलत, आपको भी पता है, आपको भी पता है ना, मैंने खुद पेपर दिया हुआ है, मैंने खुद निकाला हुआ है। आप स्केल 1 के लिए कर रहे हो, मैंने स्केल 2 निकाला हुआ है, एग्रीकल्चर ऑफिसर। हाँ, तो कुछ स्ट्रेटजी होती है ना, हम टॉप कैसे करते हैं, ऑल इंडिया रैंक कैसे लाते हैं, हमारी कुछ स्ट्रेटजी होती है, वही स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपको पेपर में पेपर को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी बात सर, अगर हमें लगता है कि हम एक स्टेज पे पहुंच गए, ठीक है, एक बार हमने अटेम्प्ट दिया और हमने 60 में से 37 38 क्वेश्चन हमने विथ कॉन्फिडेंस कर लिया, उसका पता है कि वो गलत नहीं होगा, हमें आंसर आता है, मैंने उसको कर लिया मार्क, वो गलत नहीं होने वाला है। इसके बाद क्या होना चाहिए, इसके बाद अब आपको क्या करना है, देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको वो क्वेश्चंस कर लेने हैं जिसका आंसर आपको बिल्कुल पता हो कि हाँ यही है आंसर, दूसरा कोई आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है, उसको आप कर लो। इसके बाद जब एक बार ये हो गए 35 क्वेश्चन 37 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपसे बन सकते थे आपने बना लिया, अब आपको क्या करना है, अब आपको सेकंड अटेम्प्ट के लिए तैयार हो जाना है। अब आपको उन क्वेश्चंस को करना है जहां पर आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, या अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं है कि कौन सा ऑप्शन होगा, तो वहां पे आप एलिमिनेशन यूज कर सकते हो कि भाई ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता है। अगर आप 2 ऑप्शन तक पहुंच पा रहे हो, उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर लो सेकेंड अटेम्प्ट में। 2 ऑप्शंस बचने का मतलब है कि सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% होती है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा और वहां पर आप टिक मार देते हो, वहां पर अगर आप टिक मार के चले जाते हो, तो वहां पे क्वेश्चन के सही होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 20% है, क्योंकि 5 ऑप्शन है, एक क्वेश्चन सही होगा 4 गलत होंगे, तो प्रोबेबिलिटी 20% होती है सही होने की, है ना। लेकिन गलत होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 80% है, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वही तो होगी ना। इसीलिए तो क्या होता है, हम जब तुक्का ऐसे ही मार देते हैं तो वो अक्सर गलत हो जाता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी गलत होने की ज्यादा है, सही होने का कम है। सिर्फ 20% होता है सही होने का प्रोबेबिलिटी, और गलत होने का तो 80% है भैया, तो चांस जिसका ज्यादा है वही होगा ना। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि जब हमें पता है कि हमारा लिमिट हो गया, अब इतने ही क्वेश्चन है जो हम कॉन्फिडेंटली कर पा रहे हैं, तो अब क्या करना है, अब हमें उन क्वेश्चंस को करना है जो मॉडरेट है हमारे लिए, जिनके ऑप्शंस को इलिमिनेट करते हुए मैं 2 ऑप्शन पे आके कंफ्यूज हो रही हूं या हो रहा हूं, उनको हम अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि वहां पर सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% हो गई। तो प्रोबेबिलिटी जब बढ़ गया, अब 20% से 50% हो गया, तो अब मैं उस पर टिक लगा सकता हूं, ठीक है सर क्या इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट है क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हमने 40 क्वेश्चन कर लिया और 20 क्वेश्चन में तुक्का मार के चले आए? ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बिल्कुल। एक थंब रूल है, एक थंब रूल है, आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हो, आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हो, उसमें जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आपको ऐसा सिचुएशन मिल गया जहां पर आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करके या किसी भी दूसरे अपने
मेथड यूज करके आपको तुक्का लगाना पड़ा तो 10% से ज़्यादा क्वेश्चंस में आप तुक्का नहीं लगाएंगे। मतलब कि 60 क्वेश्चन है सर, तो हम सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन पे हम कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं, तुक्का नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं कि ठीक है मुझे पता है ये ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए, बचे 2, अब इनमें मैं एक रिस्क लेके करूंगा। क्योंकि अगर मान लो आप 37 38 के आंसर कर पा रहे हो, ठीक है, पेपर वैसा लेवल का है कि ज़्यादा टफ नहीं है, तो फिर 37 38 में तो काम नहीं चलेगा ना। हो सकता है उसमें कुछ इनकरेक्ट भी हो जाए, 2-3 हम सिली मिस्टेक भी तो कर देते हैं, तो फिर अगर आप ले दे के 35 मार्क्स पे आओगे तो कहाँ से सिलेक्शन होगा फिर आपका। तो इसलिए एक लेवल पे आने के बाद आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेकर भी कुछ क्वेश्चंस देने पड़ेंगे। हमेशा ध्यान रखना, याद रखना, गांठ बांध लेना इस बात को। आईबीपीएस जब कोई नया क्वेश्चन लाता है ना, आईबीपीएस जब कोई नया क्वेश्चन लाता है, किसी नए टॉपिक से देता है, कुछ ऐसा करता है ना, वो क्वेश्चन में हिंट छोड़ के जाता है। यही चीज आप हमारे मॉक टेस्ट में देखना, जब आपको कुछ नया क्वेश्चन दे दूंगा ना, कुछ एकदम अलग सा क्वेश्चन दे देता हूं, उसमें एक हिंट जरूर होगा। आईबीपीएस एक हिंट जरूर देता है। ना समझ में आए उस क्वेश्चन को बार बार पढ़ना, ऑप्शंस को बार बार पढ़ना, कुछ ना कुछ स्ट्राइक होगा कि यार ये मैच कर रहा है। वहां पे आप एनालॉजी लगाकर भी करेक्ट आंसर ला सकते हो। आईबीपीएस हिंट देता है। जब भी आईबीपीएस बड़े बड़े क्वेश्चंस देना, बड़े बड़े क्वेश्चंस या बड़े बड़े ऑप्शंस, ध्यान रखना आईबीपीएस आपको हेल्प कर रहा है कि इसको बार बार पढ़ के भी तुम आंसर ला सकते हो। तो इस चीज को मत भूलिएगा, आप उसको पढ़ के भी करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। आखिरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, बहुत ध्यान से कान खोल के सुन लीजिए और एग्जाम हॉल में आदर्श सर की ये आवाज आपके कान में गूंजनी चाहिए, कान में गूंजनी चाहिए कि बेटा कुछ भी हो जाए, दुनिया पलट जाए, धरती फट जाए, आसमान गिर जाए नीचे, दुनिया की कोई ताकत आ जाए आपके सामने, किसी भी रूप में आ जाए, आपके खुद के सगे रिश्तेदार के रूप में भी आकर कहे कि बेटा तूने जो ऑप्शन टिक लगा दिया, पीछे जा और उसको बदल दे, उसकी बात मत सुनना। दैट इज अ ट्रैप, दैट इज कंप्लीटली ट्रैप। वो जानबूझ के आपके साथ किया जा रहा है, आप पीछे जाएं और ऑप्शन बदल के आ जाएं, क्योंकि एक बार में जो आपने ऑप्शन लगाया वही करेक्ट होगा। ठीक है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपको भी नहीं पता कि कब का पढ़ा हुआ चीज, कब का सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन, कब का सॉल्व किया हुआ क्विज आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है और वो आपकी हेल्प करेगा एग्जाम क्लियर करने में। लेकिन उसकी बात सुनना, कभी भी अपने ऊपर डाउट करके अपने लगाए हुए क्वेश्चन को चेंज मत करना, ऑप्शन मत बदलना। किसी भी केस में, किसी भी केस में कोई भी आके कह देना ऑप्शन बदल दो, मत बदलना, ये गलती कभी मत करना। एक बार जो मैंने टिक लगा दिया, फिर उसके बाद मैं अपने दादाजी की भी नहीं सुनूंगा। ठीक है, किसी की भी नहीं सुनना है आपको। एक बार टिक लगा दिया तो बस, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब कुछ साइकोलॉजिकल चीजें हैं जो आपको अपने साथ करनी है। पहला क्या, एग्जाम से एक दिन पहले अब आप टेस्ट वेस्ट ज़्यादा मत लगाएं। हाँ, कुछ छूटा बड़ा है, थोड़ा सा ऐसे सबमिट करके आंसर वांसर देखना वो कर लीजिए। ठीक है, ज़्यादा टेस्ट वेस्ट मत लगाइए। जो आपने पढ़ा हुआ है, जो आपने अंडरलाइन किया हुआ इंपॉर्टेंट में, जैसे अलाइड में आप लोग ज़्यादा डर जाते होंगे, या करंट का पार्ट है, गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह है, उसमें कुछ पहले से आपने पढ़ा हुआ है, उसको आप थोड़ा बहुत देख सकते हो, वो एग्जाम तक भी देख सकते हो। ज़्यादा टेस्ट वेस्ट अभी नहीं लगाना है। ठीक है, दूसरी बात, प्रॉपर नींद लेनी है। एग्जाम से एक रात पहले अक्सर नींद नहीं आता है, हम टेंशन में रहते हैं, हम नहीं सो पाते हैं। तो जो भी आपके सोने का टाइमिंग है उससे पहले ही आप बेड पकड़ लो ठीक है, और टाइम पे सो जाओ, ताकि 1-2 घंटा 3 घंटा नींद ना भी आए तब भी देर सवेर नींद आ जाए, प्रॉपर आपको नींद मिल जाए। ठीक है, अगले दिन टाइम से उठिए, अलार्म लगा लीजिए, दोस्तों को बोल दीजिए, पापा को बोल दीजिए, कॉल करके जगा दें, आपके फैमिली के कोई भी मेंबर आपको कॉल करके जगा दे, टाइम पे उठिए, टाइम पे सेंटर पहुंचिए। ठीक है, जाते वक्त एक जो है आप चॉकलेट जरूर खरीद लेना, कोई भी चॉकलेट जो आपको पसंद हो वो खरीद लीजिए।
और उसको एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री से पहले आप खा लेना, ठीक है। और एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आप वॉशरूम वगैरह ज़रूर चले जाना, ताकि किसी तरह का कोई डेविएशन ना हो, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है ना, सुबह में सिर्फ 5, 7, 10 मिनट जितना भी पॉसिबल हो सके आप किसी भी एक जगह पे बैठकर इस तरीके से आंखें बंद कर लें, ठीक है। आंखें बंद करके और अपने माइंड में आ रहे सभी थॉट्स, सभी निगेटिव थॉट्स को, या जो भी तरह के थॉट्स आ रहे हैं उन सब को बाहर निकालिए। इस जगह पे आप इमेजिन करो एक कैंडल जल रहा हो, ठीक है। आप इमेजिन करिए कि एक कैंडल जल रहा हो और आप अपना ध्यान जो है आप उस कैंडल पे दीजिए। कहीं भी बैठ जाइए, बेड पे बैठ जाइए, चेयर पे बैठ जाइए, कहीं भी बैठ के आंखें बंद कर लीजिए और इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ पर आंख, ये जो त्रिनेत्र वाला पार्ट है ना, वहाँ पे कैंडल जल रहा हो और आपका फोकस उस कैंडल पे ही बना कर रखना है। आप इमेजिन करो कैंडल है और उस पर अपना फोकस बना के रखो, ठीक है। और जितने भी थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हो सबको ऐसे सोचो कि इधर से आ रहा है, टकरा रहा है और जा रहा है। आपको बिल्कुल ब्लैंक रहना है। 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, जितना भी पॉसिबल हो सके एकदम ब्लैंक हो जाना। एग्जाम वाले सुबह में बैठ के ये एक्सरसाइज कर लेना, ठीक है। बस इतना ही आपको करना है। ये जो मेडिटेशन है ना, ये आपको फोकस करने में हेल्प करेगा। उस दिन आप जब फोकस हो जाओगे तो पूरे दिन फोकस्ड रहोगे, ठीक है। दूसरी बात, चॉकलेट जरूर खा लेना। सर चॉकलेट खाने से क्या होगा? चॉकलेट खाने से आपके अंदर डोपामाइन रिलीज होगा, आपके अंदर ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होते हैं ये रिलीज होंगे। ये डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है ये हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। आप एग्जाम का स्ट्रेस नहीं लेंगे, आप बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करोगे। आप जो चॉकलेट खाते हो ना उसमें जो थिब्रोइन होता है ना, वो क्या करता है, वो केमिकल आपके अंदर जो गुड हार्मोन्स है ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, इनको रिलीज करने में हेल्प करता है। और जितना ज़्यादा गुड हार्मोन उस दिन रिलीज होगा आप एग्जाम में पैनिक नहीं करोगे, बेवजह स्ट्रेस नहीं लोगे। आपने सुबह मेडिटेशन किया है 10 मिनट तो आपका फोकस बना रहेगा, ठीक है। तो जब आप स्ट्रेस फ्री होगे, फोकस बना रहेगा, आप प्रॉपर एग्जाम दोगे। हमेशा क्वेश्चन और ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, एक बार नहीं कम से कम 2 बार पढ़िए, उसके बाद आप टिक लगाइए। सफिशिएंट टाइम है, आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है, मैथ नहीं सॉल्व करना है, रीजनिंग नहीं सॉल्व करना है, इंग्लिश नहीं सॉल्व करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको बस पेपर है, पढ़ना है, स्टेटमेंट कौन सा सही है उसको करेक्ट आपको करके फिर निकल जाना है, ठीक। तो इतना टाइम सही है, 60 क्वेश्चन आप 45 मिनट्स में कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो कभी भी किसी भी सिचुएशन में पैनिक नहीं करना है, एकदम स्ट्रेस फ्री रहना है, आराम से एग्जाम देना है, सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। एक्चुअल कंपटीशन खत्म, ठीक है। बच्चे हो चुके हैं बाहर, अब आप मेंस में आ चुके हो, आप क्रीमी लेयर हो, आप क्रीम हो, आप ऑलरेडी सेपरेट किए जा चुके हो। आपका कंपटीशन अब इन्हीं बच्चों के अंदर है, ठीक है। तो अब ज़्यादा घबराना नहीं है, बस मेंस को अच्छे से इतना कर लेना है कि इंटरव्यू में 16, 17, 18, 19 मार्क्स हम लाएं और हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। इंटरव्यू हमारा देखेंगे, जब इंटरव्यू आएगा इंटरव्यू करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस मेंस पे है। मेंस हो गया, इंटरव्यू भी हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही मुझे आपसे शेयर करना था, ठीक है। रियलिटी को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, एग्ज़ाम में क्या स्ट्रेटजी रखना है उसको भी समझना ज़रूरी है। ये चीज़ें जो हैं आपको शायद कोई दूसरा टीचर नहीं समझा पाएगा, क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम का एक्चुअल एक्सपीरियंस नहीं किया होगा इस चीज़ का, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को समझिएगा। आपने अगर पॉइंट्स नोट किए हैं तो इन पॉइंट्स पे वर्क करिएगा, अभी आपके पास टाइम है, इस पे वर्क करिए। कैसे करना है वो अभी आपको देखना है, ठीक है। और आपने पढ़ाई की है, मेहनत की है, दुनिया की तमाम शक्तियाँ, भगवान आपके साथ हैं, आपकी हेल्प करेंगे। एग्ज़ाम बहुत 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 अच्छा होने वाला है। 1 अप्रैल को आप सभी का फाइनल सिलेक्शन होगा। ऑल द बेस्ट। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके ही जाइएगा।